हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधी विचारों का शेष भाग। इसका पूर्व भाग हम पिछले ऑडियो वीडियो में देख चुके हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत हम उसके मानव स्वभाव संबंधी विचार और प्राकृतिक अवस्था संबंधी उसकी अवधारणा को पहले देख चुके हैं और हमने ये जाना कि उसने मानव स्वभाव के बारे में जो वर्णन किया, बहुत नेगेटिव वर्णन किया था। उसने मानव को स्वार्थी, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, आत्मकेंद्रित, संघर्षप्रिय, प्रतिद्वंदी, शक्ति प्रेमी, अविश्वासी, संदेहशील और भयग्रस्त बताया था। और उसी के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी वैसा ही किया था। और हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को पूरी तरह से अराजक, सतत युद्ध की अवस्था, संस्कृति कला के अभाव की अवस्था और पूर्व सामाजिक अवस्था कहा था, जिसमें मत्स्य न्याय जैसी स्थिति थी, जिसमें शक्ति के लिए सतत संघर्ष की स्थिति थी। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, जिसमें हर वक्त युद्ध और संघर्ष और अशांति थी, उससे परेशान होकर के व्यक्तियों ने उससे मुक्ति पानी चाहिए। वो इकट्ठा हुए और एक समझौता किया और फिर एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो इस दशा से उन्हें मुक्ति दिला सके और एक तुलनात्मक रूप से बेटर स्थिति प्रदान कर सके। तो यह हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के स्वरूप को अब देखने जा रहे हैं। हमने तीसरे बिंदु में यहाँ स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है कि वो समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति बताता है। तो किस तरह से समझौता हुआ, किस किस के बीच हुआ, ये हम यहाँ देखते हैं और किस तरह से हुआ। तो ये समझौता व्यक्तियों ने आपस में किया है। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से किया और हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति से जो कहा वो हम यहाँ आगे हॉब्स की लैंग्वेज में ही उसको देखते हैं। तो हॉब्स कहते हैं कि प्रति व्यक्ति ने कहा कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के इस समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार व शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि तुम भी अपने इस अधिकार को इसी तरह इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित कर दो। मतलब ये समझौता करते वक्त प्रत्येक व्यक्ति ने व्यक्तियों से कहा कि मैं अपने सारे अधिकार, खुद को गवर्न करने के अधिकार या सारे प्राकृतिक अधिकार एक विशेष व्यक्ति या संस्था को सौंप रहा हूँ, बशर्ते कि तुम भी वैसा ही करो, तुम भी अपने अधिकारों को उस विशेष व्यक्ति या संस्था को सौंप दो। तो इस तरह से सभी व्यक्तियों ने आपसी सहमति से, आपसी समझौते से अपने सारे अधिकारों को उस विशेष व्यक्ति या संस्था को अर्पित कर दिया और इस तरह से एक सब संयुक्त हो गए, समझौता हो गया और राज्य का जन्म हुआ, एक संगठन का जन्म हुआ, राज्य का जन्म हुआ। और हॉब्स कहता है कि यही वो लेवायथन है, उसको उसने लेवायथन नाम दिया, या मॉर्टल गॉड, मर्त्य प्रभु का जन्म है, जिसकी कृपा पर हमारी शांति व सुरक्षा निर्भर है। तो इस तरह से इस समझौते के द्वारा राज्य का जन्म होना हॉब्स बताता है। तो हॉब्स के इस समझौते की हमें कुछ विशेषताएं दिखाई देती है कि पहली विशेषता हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यह एक साथ समाज और राज्य दोनों की स्थापना करता है। हॉब्स के इस समझौते से पूर्व ना तो समाज था ना राज्य था, पर इस समझौते के बाद समाज और राज्य दोनों की स्थापना होती है। दूसरी बात जो हमें इसके समझौते में दिखाई देती है कि ये समझौता सरकार और व्यक्तियों के मध्य नहीं होकर, मतलब राज्य या सरकार जिसका एक पक्ष हो और व्यक्ति दूसरा पक्ष हो, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ये समझौता व्यक्तियों के मध्य हुआ था, व्यक्तियों में हुआ था, व्यक्तियों में आपस में हुआ था। सरकार या राज्य इसका एक पक्ष नहीं था। तीसरी बात कि राज्य या सरकार क्योंकि समझौते का एक पक्ष नहीं है, इसलिए राज्य को जो प्रभुसत्ता प्राप्त होती है वो असीमित होती है, उस पर कोई अंकुश नहीं होता।
उसको असीम शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। चौथी विशेषता जो इस समझौते की दिखाई देती है कि राज्य के प्रादुर्भाव के बाद व्यक्तियों के पास कोई अधिकार शेष नहीं रह जाते, क्योंकि उसने अपने सारे अधिकार उस विशेष व्यक्ति या संस्था को सौंप दिए थे, राज्य को सौंप दिए थे। तो व्यक्ति अब पूरी तरह से राज्य के प्रति समर्पित हो जाता है और एक असीम शक्ति वाले राज्य की स्थापना इस समझौते के द्वारा होती है। तो ये हॉब्स ने इस तरीके से इस विशेष प्रकार के समझौते के द्वारा राज्य का उदय बताया। अब समझौते के उपरांत राज्य किस स्वरूप में सामने आता है, इसके बारे में भी हॉब्स कहते हैं कि समझौते के उपरांत, यहाँ हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि समझौते के उपरांत एक सभ्य समाज व ऐसे राज्य की स्थापना होती है जो पूर्ण संप्रभु है, निरंकुश है, क्योंकि उसकी स्थापना मनुष्य ने अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करके की है। कैसा राज्य स्थापित होता है बाद में? जो पूर्ण संप्रभु है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। क्योंकि सारी शक्तियां इसलिए क्योंकि समझौता करते वक्त प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सारी शक्तियां उस राज्य को हैंड ओवर कर दी थी। तो वो बहुत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर के सामने आता है, जिसे असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं और जिसके आदेश ही कानून होते हैं और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण माना जाता है। लोगों का मात्र एक कार्य बचता है, संप्रभु के आदेशों का पालन करना। हॉब्स ने इसको जो उत्पन्न होता है, जो राज्य उत्पन्न होता है, उसको दीर्घकाय मतलब विशाल आकार के शरीर वाले लेवायथन की संज्ञा दी है। ये एक सिंबल की तरह लेवायथन को उसने यूज़ किया है और वो जो शक्तिशाली राज्य निकल के सामने आता है उसको हॉब्स लेवायथन कहता है। शासन प्रणाली के रूप में हॉब्स को निरंकुश राजतंत्र पसंद है और इस समझौते के उपरांत वो जिस शासन प्रणाली की स्थापना चाहता है या करता है वो निरंकुश राजतंत्र है। तो ये हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचार हम देख चुके हैं। इसकी आलोचना की जाती है। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। पहली आलोचना जो हॉब्स के विचारों की हम कर सकते हैं कि उसने मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण किया है, एक पक्षीय चित्रण किया है और उसने मनुष्य को केवल स्वार्थी और युद्ध प्रिय, प्रतिद्वंदी, आत्मसंरक्षण प्रिय, भयग्रस्त बताया है, कपटी बताया है, क्रूर बताया है, जबकि ये उसका केवल एक पक्ष है। सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते। जिस मनुष्य में ये इस तरह का स्वभाव पाया जाता है उसमें भी कुछ तो अच्छे गुण पाए जाते हैं, उसमें भी कुछ सहानुभूति, उदारता, दयालुता, परोपकार और प्रेम के जो मानवीय गुण हैं वो पाए जाते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों में तो इसी तरह के मानवीय गुणों की अधिकता होती है। पर हॉब्स उनको बिल्कुल भुला देता है और वो उसकी केवल पाशविक प्रवृत्तियों पर ही उसका चित्रण करता है। तो इस तरह के एक पक्षीय दृष्टिकोण के आधार पर किसी सत्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से एक पक्षीय होगा और गलत होगा। दूसरा हमें बिंदु आलोचना करने के लिए मिलता है कि उसने प्राकृतिक अवस्था का भी अस्वाभाविक चित्रण किया है। जिस तरह से मानव स्वभाव को एक पक्षीय बताया, प्राकृतिक अवस्था का भी उसने बिल्कुल एक पक्षीय चित्रण किया है। उसने बताया कि प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध की अवस्था थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था थी, शक्ति के लिए संघर्ष और प्रतिद्वंदिता और कपटपूर्णता की अवस्था थी। तो ये ऐसा नहीं लगता कि केवल इसी तरह की स्थिति हमेशा रही होगी पहले जब राज्य नहीं था। ये इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं मिलते और पूरी तरह से ये तर्कपूर्ण भी नहीं दिखाई देता। ये काल्पनिक दिखाई देती है उसका हॉब्स का इस तरह का विचार। तीसरी आलोचना हॉब्स की जा सकती है कि उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत में, हालांकि एक क्रमबद्ध तरीके से उसने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, इसके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है कि उसने तार्किक दृष्टि से वो आगे बढ़ा था, मानव स्वभाव का चित्रण किया, फिर उसी का परिणाम उस तरह की प्राकृतिक अवस्था को बताया, उसी का परिणाम उसने इस तरह का समझौता बताया और उसी का तार्किक परिणाम उसने राज्य की जिस तरह के स्वरूप की उसने कल्पना की। तो इसलिए हॉब्स की को तार्किकता के समावेश के लिए जाना जाता है। बट यहाँ पर
एक बात हमें अतार्किक दिखाई देती है कि जब प्राकृतिक अवस्था में इस तरह का मनुष्य जीवन जी रहा था, उसको उसने विवेकहीन भी बताया है, तो अचानक से ऐसा कैसे संभव हो पाया कि सब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इतना एक महत्वपूर्ण समझौता कर डाला जिससे राज्य स्थापित हो गया। तो इतना अचानक से विवेक का उदय उनमें कैसे हो गया? तो ये एक बड़ा अतार्किक सा और अनैतिहासिक सी परिकल्पना लगती है, जिसके लिए हॉब्स को आलोचित किया जा सकता है। चौथी बात जो हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना हम कर सकते हैं कि निरंकुशता का उसने बहुत ज़्यादा समर्थन किया है और राज्य को उसने मनुष्यों के संपूर्ण अधिकार समर्पित करवा दिए हैं। तो ये उचित नहीं है वर्तमान दृष्टि से, जब वर्तमान में इस तरह की बातें की जाती हैं कि व्यक्तियों के अधिकार व्यक्तियों के पास रहने चाहिए और राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करके व्यक्ति का जीवन सबसे ज़्यादा सुखमय बना देना चाहिए। तो हॉब्स का इस तरह की जो सोच थी, इसका जो उसने निरंकुशता का समर्थन किया, उसको उचित नहीं कहा जा सकता। पर फिर भी इस पूरे सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ने के बाद, उसकी आलोचना करने के बाद भी हमें एक उसका इम्पोर्टेंस दिखाई देती है सामाजिक समझौता सिद्धांत की इटसेल्फ, कि इसके माध्यम से हॉब्स ने ये प्रतिपादित किया कि राज्य एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मतलब बनाया हुआ और मानव निर्मित संस्था है। मतलब ये किसी ईश्वरकृत नहीं है या विकसित नहीं है, बल्कि इसको मनुष्य ने बनाया है और इसको अपने लिए बनाया है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। तो इस लिहाज से राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है, जिसे व्यक्तियों ने साधन के तौर पर मतलब अपने लिए बनाया है। साध्य राज्य नहीं हो सकता। तो इसके माध्यम से ये भले ही निरंकुशता के बारे में हॉब्स ने निरंकुशता संबंधी विचारों को सामने रखा, प्रतिपादित किया, राज्य को असीमित शक्ति दी, पर अल्टीमेटली उसकी तह में जाकर के देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा व्यक्तिवाद हमें हॉब्स के विचारों में दिखाई देता है कि उसने राज्य को व्यक्तियों के द्वारा निर्मित बता करके राज्य को व्यक्तियों का एक साधन मात्र बना दिया है, एक माध्यम मात्र बना दिया है, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है कि उसको व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है। एक और महत्व दिखाई देता है कि इसके माध्यम से, उसके विचारों के माध्यम से हॉब्स ने संप्रभुता की धारणा के प्रतिपादन का मार्ग प्रशस्त किया, शुरुआत की, जिसको आगे जाकर के अन्य विचारकों ने बहुत सिस्टमेटिक रूप से प्रतिपादित किया संप्रभुता संबंधी विचारों को। तो ये हम सामाजिक समझौता संबंधी हॉब्स के विचारों को देख चुके हैं।